हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का यूनिट 4। इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है यूनिट 1, 2, 3 और 5। ये यूनिट ऑलरेडी दोस्तों मैंने डिस्कस कर दिया है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे यूनिट 4। जो हमारा यूनिट 4 है वो है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। अभी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग क्या होती है, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंट क्या है, किस तरीके से काम करना चाहिए, ठीक है, यानी हमें किस तरीके से एक रोजगार को स्टार्ट करना चाहिए। अब देखो, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, इसके सारी चीजें। तो भाई अब कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि हमें जो हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? पैसे चाहिए। श्योर है भाई, पैसे चाहिए। अब उस जो पैसा चाहिए उसका कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, उसका एस्टिमेशन किस तरीके से करेंगे, उसमें हम फंड हमें किस तरीके से मिलेगा, ठीक है, उसका बजट का कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, ठीक। तो ये सारी चीजें हम यूनिट 4 में डिस्कस करेंगे। अब कि ये किस तरीके से हम कोई भी हमें एस्टिमेशन करना है तो हमें क्यों करना चाहिए एस्टिमेशन। कोई भी अगर हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी क्या क्या रीजन होते हैं एस्टिमेशन करने के, और क्या उसका एक्चुअल में प्रोसेस है एस्टिमेशन करने का। तो ये सारी चीजें हम बात करेंगे यूनिट 4 पे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं, पहला हमारा जो टॉपिक होगा प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग से, जैसे मैंने बता दिया इसके अंदर टॉपिक के अंदर पूरा हमारा है क्या यूनिट 4 पे। तो बात करते हैं, हमारा जो पहला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन, कि हमारा जो प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन होता है वह होता क्या है आखिर में। अब देखो, अगर मैं जनरली व्यू कहूं अगर आपको थोड़ा, तो कोई हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट का एस्टिमेशन करना ही हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन कहलाता है। यानी हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं भाई, अब प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें कितनी हमारी कॉस्ट होगी इस प्रोजेक्ट पे, वही हमारा होगा कॉस्ट एस्टिमेशन। यानी हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि भाई इसमें 100 रुपए लगेंगे, 10,000 लगेगा, 20,000 लगेगा, इस प्रोजेक्ट में हमें कितना पैसा लगेगा, ये हमारा होता है एस्टिमेशन का मेन मतलब। अब यार ये जो प्रोसेस है किस लिए हम करते हैं, क्या चीजें हैं, थोड़ा डिटेल से कुछ डिफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। पहला हमारा जो पॉइंट कह रहा है कि कॉस्ट एस्टिमेशन जो हमारा होता है इन ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ए फॉरकास्टिंग द फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेस नीडेड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन डिफाइन स्कोप या डिफिन विद इन टाइम। यानी कहने का मतलब जो हमारा कॉस्ट एस्टिमेशन, हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है एक तरीके का, जो क्या करता है फॉरकास्टिंग करता है। एक तरीके फॉरकास्टिंग का मतलब यहां होता है अनुमान लगाना, एक तरीके की भविष्यवाणी करना कि उसकी फाइनेंशियली कॉस्ट क्या होगी, और जो जो उसमें रिसोर्सेज लगेंगे उनका क्या कॉस्ट होगा, उस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उसका डिफाइन स्कोप क्या होगा, वह हमारा होता है कॉस्ट एस्टिमेशन। ओके। और दूसरी डिफिनेशन क्या कहती है कि कॉस्ट एस्टिमेशन इज ए प्रोसेस, एक हमारा प्रोसेस है दैट टेक वेरियस फैक्टर इनटू अकाउंट एंड कैलकुलेट्स। यानी क्या क्या उसमें जो अकाउंट है उसके और कैलकुलेट करेंगे कि उसका बजट क्या है, एंड मीट द फाइनेंशियल कमिटमेंट नेसेसरी ऑफ ए सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, कि हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसको किस तरीके से कमिटमेंट सक्सेसफुल बना सकते हैं अगर उसका फाइनेंशियली हम कैलकुलेट अच्छा करेंगे, कैलकुलेशन हमारा बजट का अच्छा होगा। यानी सपोज इट कहने का हमने तो भाई कैलकुलेशन नहीं किया कि भाई इस प्रोजेक्ट पे इतना पैसा लगना है, हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, अब हम बीच में प्रोजेक्ट बंद कर देते हैं तो क्या हुआ, पूरे पैसे का तो लॉस ही हुआ ना। तो इसलिए हमें कि प्रोजेक्ट एस्टिमेशन करना बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या इसके किस तरीके से हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, तो कैसे एस्टिमेशन करते हैं, ये भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये हमारा होगी कुछ पॉइंट। अब हम बात करते हैं और भी कुछ इसी तरीके से रिलेटेड पॉइंट है। कह रहा है कि हम डिटरमाइन करते हैं एंड कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट बजट। अगर हमारा भाई बजट कम बढ़ रहा है या ज्यादा पड़ रहा है, तो अगर हमने सब कॉस्ट एस्टिमेशन कर लिया है तो हम क्या करेंगे, अपने बजट को क्या कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो पैसा ज्यादा लग रहा है उससे हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें क्या, कहां पे कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कितनी कॉस्ट होगी। ये सारे पॉइंट हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमें कोई भी काम करने से पहले किस तरीके से
कॉस्ट को एस्टिमेशन करना बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट प्रोसेस कह रहा है कि ईच एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट फ्रॉम मटेरियल टू लेबर एंड कैलकुलेट द टोटल अमाउंट दैट डिटरमाइन द प्रोजेक्ट बजट। यानी जो हम प्रोजेक्ट बजट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें रिक्वायरमेंट है कि हमारा मटेरियल क्या लगेगा और उसकी लेबर कॉस्ट क्या होगी और अदर जो भी नेसेसरी चीजें हैं वो टोटल अमाउंट हमें क्या करता है, बताता है कि उस पूरे प्रोजेक्ट बजट के बारे में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट कह रहा है कि जो हमारा है, अगर हमें कोई भी अच्छी एस्टिमेशन करना है तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारा प्रोजेक्ट का बजट क्या है, अगर हम कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट को करना चाहते हैं विद इन अपने कॉस्ट के अंदर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि मैनी कॉस्ट, बहुत सारी हमारी जो कॉस्ट होती है कैन अपीयर ओवर द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट। उस लाइफ जो साइकिल है उस प्रोजेक्ट को दिखाती है, उसके कॉस्ट को दिखाती है। एंड ऑन द एक्यूरेट एस्टिमेशन मेथड, और उसका एक्यूरेट एस्टिमेशन मेथड है हमारा एक तरीके से, कैन बी द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल प्लान एंड ए फेल्ड। यानी कि हमें कैलकुलेशन हमने किया है, उसका एस्टिमेशन किया हुआ है, तो हमें पता चलेगा कि भाई एक सक्सेसफुल प्लान हमारा किस तरीके से डिफरेंस होता है, एक फेल हो जाता है हमारा। यानी एक हमारा प्रोजेक्ट क्या हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, अगर हमने बीच में कैलकुलेशन उसका नहीं किया है, एस्टिमेशन नहीं किया है, तो प्रोजेक्ट हमारा कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा। तो ये होता है हमारा कॉस्ट, जो हमारा प्रोजेक्ट एस्टिमेशन है, ये होता है एक हमारा टॉपिक हो गया कि हमारा कॉस्ट एस्टिमेशन किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं क्या क्या इसके एलिमेंट है जो इंपॉर्टेंटली हमें क्या कैलकुलेट करने चाहिए। ठीक है, तो एलिमेंट ऑफ ए कॉस्ट एस्टिमेशन इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर तुम्हारी कॉस्ट एस्टिमेशन हम कैलकुलेट करते हैं तो किन किन चीजों का हमें कॉस्ट एस्टिमेशन करना चाहिए मेनली, उसके बारे में बात करते हैं। होती तो बहुत चीजें हैं बट कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पहला हम होता है हमारा लेबर कॉस्ट। भाई हम जहां प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं देखेंगे कि हमारा जो लेबर है वो किस तरीके से, उनका इंपॉर्टेंट रोल है, उनकी कॉस्ट क्या है। ठीक है, वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, स्किल भी है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग हमें लेबर मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं, उनका वेज क्या है, उनका टाइम क्या है। हमने पता 7 घंटे के लिए काम किया हुआ है, 8 घंटे की वर्किंग का हमारा पैसा क्या होगा। तो लेबर कॉस्ट को कैलकुलेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टर्म है। मटेरियल एंड इक्विपमेंट, जो मटेरियल यूज कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, उस मटेरियल की कॉस्ट क्या है, और जो इक्विपमेंट हम यूज करेंगे उसको बनाने के लिए, उसके सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है, उसकी लीगल परमिट के लिए, तो उसकी कॉस्ट क्या है ये भी कैलकुलेट करना बहुत ही जरूरी है। अब आता है फैसिलिटी के बारे में। फैसिलिटी से हमारा रिलेटेड है कि हमने भाई एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, एक कंपनी को स्टार्ट किया, तो उसमें सारी फैसिलिटी भी होनी चाहिए। ये भी हमारा कॉस्ट कैलकुलेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। सपोज दैट हमने कंपनी स्टार्ट की, अब इतनी छोटी हमने कंपनी बनाई हुई है, ठीक है, इसमें मतलब जाने का रास्ता नहीं सही है, ठीक है, इसमें फैसिलिटी नहीं है, स्पेस नहीं है, वेंटिलेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये भी एक कॉस्ट एस्टिमेशन का प्रोसेस होता है कि सपोज हमें और जमीन चाहिए या फिर हमें आगे अपने एरियाज को बढ़ाना है, तो इसके लिए क्या है, हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी फैसिलिटी के अंतर्गत आता है। अब आते हैं वेंडर्स। ठीक है, अगर हमें कोई भी थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है, हम जहां से अपना कोई प्रोजेक्ट हमारा है, ठीक है, हम इस प्रोजेक्ट को इससे ले रहे हैं या फिर इसका इन्वेंशन करा रहे हैं कहीं भी, यानी थर्ड पार्टी का एक तरीके से रोल होता है उस पर। एक हमारे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो हम कह सकते हैं कि वेंडर्स का मतलब, ठीक है, तो उनको हायर कर रहे हैं तो उनकी कॉस्ट भी मिनिमम होनी चाहिए। तो ये दोस्तों कुछ एलिमेंट थे, कुछ प्रोसेस थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि क्यों इंपॉर्टेंट है कॉस्ट एस्टिमेशन को कैलकुलेट करना। ओके, देखो नेक्स्ट हमारा दोस्तों जो टॉपिक है क्या कह रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन इन ए प्रोजेक्ट। हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें क्यों इंपॉर्टेंट है कॉस्ट को एस्टिमेट करना। ओके, बात करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों आपसे अगेन रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, आप मेरे लिए करें। ओके, तो बात करते हैं कि हमारा क्या इंपॉर्टेंट होता है। हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे तो आपको इजिली समझ में आए। कह रहा कि मोर एक्यूरेट प्लानिंग, अगर हमारा कॉस्ट एस्टिमेशन अच्छा हो गया तो हमें प्लानिंग जो हमारी होगी वो एक्यूरेट होगी, कितने टाइम पे हम उसको खत्म कर लेंगे, ये भी हमारा एक कॉस्ट के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, उसका जो ब्रेकडाउन शेड्यूल है जिसे हम WBS भी कहते हैं, WBS, ठीक है, क्या होगा, कॉस्ट की प्रोजेक्ट की टाइमलाइन क्या होगी, स्टाफ किस तरीके से वर्क करेगा, शेड्यूलिंग क्या होगी, तो ये सारी प्लानिंग हमारी प्रोजेक्ट एस्टिमेशन के अंतर्गत आती है। कहने का मतलब हमने भाई 10 घंटे काम कराने के लिए सोचा है तो 10 घंटे की मजदूरी लेनी पड़ेगी,
12 घंटे काम करा रहे हैं तो 12 घंटे की मजदूरी देनी पड़ेगी। तो टाइम भी एक इंपॉर्टेंट हमारा एक प्रिडिक्शन होता है कि हमें किस तरीके से उस रिसोर्सेस के द्वारा कंप्लीट अपने काम को करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट होते हैं। अब आता है कि इंप्रूव प्रॉफिट मार्जिन। इंप्रूव प्रॉफिट मार्जिन से मतलब क्या है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो अनएक्सपेक्टेड हमारी जो कॉस्ट है उसका जो मार्जिन रेट है वो भी होना चाहिए। कि हम इंपॉर्टेंट हमारा टर्म होता है कि भाई उसकी जो मार्जिन है, हमने पता लगा ज्यादा अनुमान लगा लिया, प्रिडिक्शन कर लिया, ठीक है, अब वो हमारे जितना अनुमान लगाया उससे ज्यादा चला गया, तो जो एक्यूरेट एस्टिमेशन है ये हमारा होना चाहिए। तो वही कह रहा है कि इंप्रूव द प्रॉफिट मार्जिन, ये होना चाहिए कि हमें किस तरीके से प्रॉफिट हेल्प हमें मिलेगा। ठीक है, इंप्रूव रिसोर्स मैनेजमेंट। इंप्रूव रिसोर्स मैनेजमेंट, अगर हम ये सारी चीजें करते हैं कॉस्ट एस्टिमेशन, तो हम अपने रिसोर्स को इंप्रूव कर सकते हैं। जो हमें रिसोर्स लगाने हैं उस प्रोजेक्ट में इफिशियंसी लगानी है, जो कैपिटल है हमारा, पूंजी एक तरीके का हमारा जो रिसोर्सेस है उसको हम क्या कर सकते हैं और ही बेहतर बना सकते हैं। और हमने कैलकुलेट किया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, अपने जो हमारे रिसोर्सेस बढ़ाने के साथ उनकी कैपिटल जो कॉस्ट लग रही है हमारी, जो कंटिन्यू मूव हो रहा है हमारा फॉरवर्ड, तो उसकी भी हम कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, लो कर सकते हैं। इसे में ध्यान में रखना चाहिए कि हम किस तरीके से रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। स्ट्रॉन्गर क्लाइंट रिलेशनशिप, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ये भी होता है दोस्तों हमारा कि हमारा जो रिलेशनशिप है उस कॉस्ट को लेके, अगर हमने जो कॉस्ट मतलब हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है, अगर हमने उसका कॉस्ट को पहले से कैलकुलेट नहीं किया, एस्टिमेट नहीं किया, तो हमारा जो रिलेशनशिप है उस कस्टमर से, उस वेंडर से, जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है उस पे उनका जो ट्रस्ट होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, यानी एक तरीके से। क्योंकि ये अगर हमने देखो सपोज देखो, अब क्या है, एक एग्जांपल आपको थोड़ा सा लेके बताता हूं ताकि आपको समझ में आए रिलेशनशिप से। अब ये कोई कंपनी है, इसने क्या किया, प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, ठीक है, प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। अब जब ये स्टार्ट करेगी तो बैंक से लोन लेती है ना, सपोज एग्जांपल लेते हैं। अब ये कंपनी, बैंक मतलब ये बैंक है, इसको पैसा कब देगी, अब ये बैंक मान लो या फिर कोई अदर कोई इन्वेस्टर मान लो, कोई कंपनी मान लो, थर्ड पार्टी मान लो, कोई मान सकते हो। अब ये बंदा चाह रहा है कि मेरे पास पैसे कम पड़ रहे हैं, अब ये क्या करे, यहां इन्वेस्ट करे। अब ये कब करेगा, जब आपकी देखेगा, सपोज दैट इसका 10 लाख का प्रोजेक्ट है, ठीक है, आप इससे ज्यादा मांग रहे हैं पैसे, तो ये नहीं देगा ना। अब ये क्या करेगा, पहले देखेगा कि भाई आपने जो कैलकुलेट किया, जो आप स्टार्ट कर रहे हैं, कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इसका बजट क्या है। अगर इसका बजट है, कैलकुलेट है, तो क्या करेगा, ये आपको उसी हिसाब से लोन देगा, पैसा देगा, या फिर ये अपना इन्वेस्टमेंट यहां करेगा। ये सारी चीजें अब इस कैलकुलेशन से क्या हुआ, कैलकुलेट है, तो इनका और इनका रिलेशनशिप क्या हुआ, अच्छा हुआ। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है कि हमें जो उसकी कॉस्ट है उसको कैलकुलेट करना चाहिए, ताकि जो हमारा रिलेशनशिप है वो भी स्ट्रांग होता है। ठीक है, बेटर रिपुटेशन एंड द रिपीट बिजनेस। ठीक है भाई, अगर हमारा कैलकुलेशन सही है, सब कुछ हम अच्छा कर रहे हैं, तो उसका जो रिपुटेशन है वो अच्छा होगा। और हम अगेन रिपीट बिजनेस से क्या है, जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट होंगे, जो भी थर्ड पार्टीज होगी या फिर काम कराना चाहती है हमारी कंपनी में, या प्रोडक्ट को ऑर्डर देना चाह रही है, वो ज्यादा से ज्यादा देगी, क्योंकि हमारा क्या है, उसमें विश्वास हो गया है, रिपुटेशन भी अच्छा भी बन गया हमारा, और उसमें हमने जो पहला टारगेट लिया था, पहला जो काम किया था बिजनेस उसके साथ, वो अच्छा हुआ था। तो रिपीट बिजनेस हमें मिलते रहेंगे अगर हम इस तरीके से काम कर रहे हैं तो। ठीक है, ये तो हो गए दोस्तों भाई, इसके इंपॉर्टेंस है कि हमें इस तरीके से टर्म हमारे हो गए। अब भाई हमने तो काम कर लिया, अब हमें करना कैसे है, जो कॉस्ट का एस्टिमेशन है हमने जान लिया कि इस तरीके से इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। अब क्या प्रोसेस है किसी भी कॉस्ट एस्टिमेशन को डेवलप करने के लिए, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, वो चीजें हम ध्यान में रखते हैं जो हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग कॉस्ट एस्टिमेशन, क्या प्रोसेस है डेवलपिंग करने के लिए, कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए। तो दोस्तों ये पॉइंट अगर आप सीरियल वाइज भी याद रखते हैं कुछ, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लिख सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन आपके इसमें आता है तो। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि डिफाइन एस्टिमेट प्रोसेस पर्पस। ठीक है, फर्स्टली जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं, जो अपनी कॉस्ट को, उसका क्या पर्पस है, उसका लेवल क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उसको किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे,
उसका स्कोप क्या है, ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूं आप समझिएगा। तो अगर ये चीजें हम रखते हैं कि हमारा मेन पर्पस क्या है उस एस्टिमेशन को कैलकुलेट करने का, तो ये हमें पता होना चाहिए। पहला हमारा प्रोसेस यही होता है कि भाई हम क्यों काम कर रहे हैं, इसका मेन पर्पस क्या, हम कैलकुलेट तो कर रहे हैं। डिफाइन द एस्टिमेट पर्पस, कि डिफाइन द पर्पस ऑफ द एस्टिमेट द लेवल ऑफ डिटेल विच इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हम किस तरीके से इसको पर्पस क्या है ये ध्यान में रखेंगे। पहला हमारा पॉइंट हो गया। ठीक है, डेवलप्ड एस्टिमेटिंग प्लान। अब हमने ये तो देख लिया कि हमारा क्या पर्पस है। अब हम इसको प्लान करेंगे कि हम इसको जो कॉस्ट है किस तरीके से डेवलप करेंगे। तो हमने क्या किया भाई, एक टीम बनाई, असेंबल ए कॉस्ट एस्टिमेशन टीम। हमने एक कॉस्ट एस्टिमेशन टीम बनाई कि आउटलाइन देयर अप्रोच, जो उनका अप्रोच होगा कि हमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये इनका इस टीम है, ये भाई ये काम करेगी, ये इसका कैलकुलेशन करेगी, ये इसका कैलकुलेशन करेगी, और जो काम करेगा वो किस तरीके से डिपेंडेंट होगा कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, उसका क्या शेड्यूल होगा, क्या उसकी टाइमिंग होगी, ये हम देखते हैं डेवलप एस्टिमेटिंग प्लान। हमने सेकंड स्टेप कर लिया भाई, टीम बना लिया, हम अपने टाइम फिक्स कर लिया, कैलकुलेटिंग कर लिया कि किस तरीके से हमारा टीम कैलकुलेट होगी और कौन हमारा कितना अप्रोच हमारा देगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद थर्ड, डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम क्या करेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करेंगे कि उसका जो बेस लाइन है, जो हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है बेस लाइन, उस जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके पर्पस को, उसके परफॉर्मेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए। इंक्लूडिंग, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, उसकी टेक्नोलॉजी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई, ठीक है, उसका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन क्या है, शेड्यूलिंग क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, और रिलेशनशिप कैसा है टू एग्जैक्टिंग सिस्टम से। तो ये हमारे क्या, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए इन कैलकुलेशन के दौरान में। ठीक है, डिटरमाइन एस्टिमेटिंग अप्रोच। अब भाई जो हम प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, अगर सपोज दैट बात करें कि उसका क्या अप्रोच है, यानी सपोज दैट कहीं कहीं क्या होता है, डिफाइन वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, यानी WBS अगर हम बात करें, तो एक एलिमेंट है कि अगर हमारा ब्रेकडाउन आ रहा है उस स्ट्रक्चर की रिकॉर्डिंग, तो हमें क्रॉस चेक करना है कि हम अपने जो कैलकुलेट कर रहे हैं प्रोसेस को, किस तरीके से वो जो शेड्यूलिंग चल रही है, चेकशीट हम देखेंगे कि हमारा जो एस्टिमेशन है वो अप्रोच किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, डिफाइन रूल एंड एजम्पशन। हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग कुछ रूल बनाते हैं और कुछ एजम्पशन करते हैं कि हमने जो काम किया है वो सही है कि नहीं, उसको डिफाइन करते हैं कि ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये एक स्पेसिफिक एजम्पशन करते हैं इसी कैलकुलेशन के दौरान कि भाई हमने जो कैलकुलेट किया वो सही है कि नहीं। ऑब्टेन डाटा, हमें डाटा चेकशीट कलेक्शन करना चाहिए, ये हमारा एक प्रोसेस होता है, एनालाइज करना चाहिए एंड उसे क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए कि हमने जो कैलकुलेट किया वो सही है या नहीं है। ठीक है, अब आता है डेवलप्ड पॉइंट एस्टिमेशन। डेवलप्ड पॉइंट एस्टिमेशन से क्या मतलब है, डेवलप्ड पॉइंट मॉडल ऑफ एस्टिमेशन विच WS एलिमेंट, यानी जो हमारा ब्रेकडाउन एलिमेंट होता है WS के अंतर्गत, उसमें क्या कुछ पॉइंट हम निर्धारित करते हैं कि हमें किस तरीके से काम को करना है। कंडक्ट सेंसिटिविटी एनालिसिस। कंडक्ट सेंसिटिविटी एनालिसिस से मतलब क्या है, जो हमारा इनपुट है, हमने क्या किया, सेंसिटिविटी, हम जो इनपुट दे रहे हैं इसको सेंसिटिविटी एनालाइज करते हैं कि हम इनपुट वैल्यू हमारी क्या है इसके, ये हमारा की एजम्पशन होता है, और हम डिफाइन करते हैं हमारी कॉस्ट इसके अकॉर्डिंग सही आ रही है कि नहीं आ रही। सपोज हम 100 रुपए लगा रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है, ये भी हमारा कॉस्ट एस्टिमेशन का एक प्रोसेस होता है कि हम देखते हैं कि हमारी जो कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट चल रही है कि वो सही है भी कि नहीं है। ठीक है, कंडक्ट रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। कंडक्ट रिस्क का मतलब क्या है, जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके जो रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू है पुराने, उसमें हमें देखना चाहिए कि हो सकता है वो टेक्निकली रिस्क हमारा किस तरीके से हो सकता है, मशीनें कोई खराब हो सकती है, तो उसका कास्ट एस्टिमेशन भी हमें एक अलग से बना के रखना चाहिए। ठीक है, अनसर्टेन एनालिसिस, कुछ अनसर्टेन प्रॉब्लम हो सकती है उस टीम के द्वारा या फिर मैनेजमेंट टीम के द्वारा, तो ये सारी चीजें हमें क्या है पहले से कैलकुलेट करके रखना चाहिए। डॉक्यूमेंट द एस्टिमेशन, जो हम एस्टिमेशन कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन हमें प्रॉपर रखना चाहिए, स्टेप वाइज रखना चाहिए कि कोई भी अगर हम बात करें एवरीवन सेम पेज विद द कॉस्ट एस्टिमेट, एक सेम पेज पे हमारे होना चाहिए कि हम कोई भी हमें दिखाना है मैनेजर को, तो वो एस्टिमेशन हमारा डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। रिप्रेजेंट द एस्टिमेशन टू द मैनेजमेंट। अब हम क्या कर रहे हैं, पूरे जो हमने कॉस्ट को इंप्रूव कर लिया है,
अब हम मैनेजर को दिखाएंगे कि हमारी जो कॉस्ट का एस्टिमेशन है वह सही है या नहीं है। ठीक है, अपडेट एस्टिमेशन, अगर उसमें कोई चेंजेस करना है तो उस एस्टिमेशन में हम क्या करेंगे, करंटली चेंज करेंगे और उसे क्या कर देंगे, अपडेट करते रहेंगे। तो ये हो गया दोस्तों कि हमारा प्रोसेस क्या होता है कैलकुलेट करने के लिए, कि हमें उसका पर्पस क्या है। एस्टिमेशन हम प्लान करेंगे भाई कि हमने टीम बनाया है, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके अप्रोच क्या है, किस तरीके से रूल क्या है, उसके एजम्पशन क्या है, ऑप्टेन डाटा, ये सारे प्रोसेस है जो हम डिफाइन करते हैं कि हमारा डेवलपिंग जो हमारी कॉस्ट है, प्रोसेस है, किस तरीके से अप्रोच है। ये तो हो गया दोस्तों मेन पॉइंट। अब बात करते हैं कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं, हमारा जो कैलकुलेशन है वो क्या प्रोसेस है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है थोड़ा ये हमारा टॉपिक, इसलिए लेक्चर थोड़ा लंबा जा रहा है। कह रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक्स, जो हम प्रोजेक्ट टाइप कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, उसकी टेक्निक कौन कौन सी है। तो दोस्तों हम 5 टेक्निक की बात करेंगे। पहला हमारा जो टेक्निक है वो होता है एनालॉगस एस्टिमेशन। एनालॉगस एस्टिमेशन क्या कह रहा है कि कहता है कि जो हम एज्यूमिंग करते हैं यूजिंग द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस आर एनालॉगस प्रोजेक्ट एज ए फाउंडेशन ऑफ द एस्टिमेशन। यानी कहने का मतलब इसका सीधा सा फंडा है कि हमारा जो हम अभी काम कर रहे हैं एज्यूमिंग यूजिंग एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ए प्रीवियसली, जो एक्चुअल कॉस्ट क्या थी प्रीवियसली, और जो अब हम अभी कर रहे हैं प्रोजेक्ट, उसका फाउंडेशन में हमारा क्या एस्टिमेशन लग रहा है, करंट हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हम क्या करते हैं एक तरीके से कंपेयर करते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं अप्लाइड पर सेपरेटली सेगमेंट प्रोजेक्ट, और हम एक तरीके से सेपरेटली सेगमेंट को अप्लाइड करते हैं और कुछ कंबाइन करके उस डाटा को क्या उस टूल के द्वारा, अलग मेथड के द्वारा क्या करते हैं फाइंड करते हैं कि हमारा कॉस्ट सही आई है या नहीं आई है। हमने क्या किया, पहले से एक प्रोजेक्ट बनाया है, फिर हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, पहले हमारी क्या कॉस्ट थी, अब हमारी क्या कॉस्ट लगी है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं प्रोजेक्ट को अपने डिफाइन करते हैं और कॉस्ट का एस्टिमेशन करते हैं कि हमारा कॉस्ट का सही है या नहीं है सही। ठीक है, कि उस टाइम पे क्या था, उस शेड्यूल पे क्या था, तो ये हमारा एनालॉगस एस्टिमेशन आता है। एक होता है हमारा स्टैटिकल मॉडलिंग। अब स्टैटिकल मॉडलिंग का मतलब क्या है, एक सांख्यिकीय जिसमें हम नंबर के द्वारा एक फुल कैलकुलेशन करते हैं। इसमें क्या होता है, यूज हिस्टोरिकल एंड द स्टैटिकल डाटा, जो हमारे हिस्टोरिकल पहले से डाटा बनाए गए हैं वो हिस्टोरिकल है या फिर स्टैटिकल डाटा है, उनका पहले स्कोप क्या था, बजट क्या था, उस टाइम का ड्यूरेशन क्या था, उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा जो अभी का मॉडल बना हुआ है, अब पीछे जो बना है हिस्ट्रिकल में या फिर स्टैटिकल डाटा क्या था। ठीक है, प्रोवाइड द हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, इस पे हमारी जो एक्यूरेसी होती है वो अच्छी होती है। क्यों, क्योंकि हम स्टैटिकल का यूज कर रहे हैं, उस नंबर का यूज कर रहे हैं। और हम ये भी साथ में देखते हैं उनका स्कोप पहले क्या था। भाई जब हम पता चला हमने 10 साल पहले बनाया है घर, ठीक है, अब उनकी कॉस्ट तो क्या होगी, पहले कम रही होगी, अब हम जो बना रहे हैं घर उसकी कॉस्ट क्या होगी, तो वो डिफाइन करता है उसका स्कोप क्या था उस टाइम, बजट क्या था और ड्यूरेशन क्या था। टेक्निक यूज सेपरेटली एज वेल एज इन कॉम्बिनेशन विद अदर अप्रोच टू द डील। और हमारी जो टेक्निक्स होती है, कुछ हम टेक्निक्स का यूज करते हैं सेपरेटली, अलग अलग करके उनका टेक्निक का यूज करते हैं, एज वेल एज कुछ कंबाइन हमारी टेक्निक्स होती हैं और टूल्स होते हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं। ये हमारा प्रोसेस होता है। ठीक है, अब आता है बॉटम अप एस्टिमेटिंग। अब इसमें क्या होता है, बॉटम अप में एस्टिमेटिंग में एनालाइज इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ ईच एक्टिविटी, यानी स्टार्टिंग से एंडिंग तक का। ठीक है, स्टार्टिंग से एंडिंग तक का हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं। इसका कैलकुलेशन क्या था, इसका कैलकुलेशन क्या था, इसका कैलकुलेशन क्या था, इसका, यानी सबका हम इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं और उसका देखते हैं कि उस वर्क पैकेज पे उसका कैलकुलेशन क्या है, फिर सबको कंबाइन करते हैं। तो हमें क्या करता है, स्मॉल यूनिट का हमें पता चल जाता है कि हमारी कॉस्ट कहाँ क्या लग रही है। जैसे हमने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, इनिशियल पे हमने मटेरियल की कॉस्टिंग कर ली, ठीक है, अब हम मशीन की कॉस्टिंग कर रहे हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप उसको हम बांट देते हैं एक तरीके से। ठीक है, कह रहा है कि इंडिविजुअली शेड्यूलिंग एक्टिविटी फॉर ए वर्क पैकेज कैन बी एस्टिमेटेड ऑन ए स्मॉलेस्ट डिटेल, और हमें स्मॉलेस्ट डिटेल भी यहां से मिल जाती है। अब टॉप डाउन एस्टिमेशन क्या होता है, जस्ट इसी का उल्टा होता है बॉटम अप एस्टिमेशन का। बट इसमें होता क्या है कि इट एज्यूम दैट इट ओवरऑल बजट इज डिटरमाइंड, यानी कहने का मतलब हम पहले ही जो हमारा एक तरीके का जो काम करने का प्रोजेक्ट हम पहले ही उसको एज्यूम कर लेते हैं कि भाई हमारा यहाँ इतना प्रोजेक्ट लगेगा। अब इसी पूरे को एज्यूम करने के बाद अब हम इसको क्या करते हैं, बांटते हैं कि भाई यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे एक टीम बनाते हैं, एक जो इसी पे काम करती है एक्सपर्ट हमारी टीम होती है, वो फिर डिफाइन करती है कि भाई ये पूरा बजट हमारा इतना है, अब हमें
इतने बजट पे डिवाइड करना है, यहाँ पे काम करना है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, उस पूरे अमाउंट को क्या करते हैं एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो वही कहते हैं प्रोजेक्ट बिगिनिंग एंड एक्सपर्ट टीम मेंबर आइडेंटिफाई द कॉस्ट ऑफ ईच वर्क आइटम। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि टॉप में क्या होता है, डाउन एस्टिमेशन में क्या होता है, एस्टिमेटिंग में क्या होता है, और बॉटम अप एस्टिमेटिंग में क्या होता है। नेक्स्ट हमारा होता है कि 3 पॉइंट एस्टिमेट। अब 3 पॉइंट एस्टिमेशन में क्या होता है, ये हमारा एक मैनेजमेंट स्किल होती है 3 पॉइंट एस्टिमेशन की, कि जो एक मैनेजमेंट को 60 टर्म में अगर कोई डाटा चाहिए, कैलकुलेशन देना है, तो हम इसी टेक्निक का यूज करते हैं। इसमें होता क्या है कि 3 पॉइंट एस्टिमेशन टेक्निक इज यूज्ड मैनेजमेंट इन द इंफॉर्मेशन ऑफ ए सिस्टम एप्लीकेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अप्रोक्सीमेटली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंटिंग आउटकम ऑफ फ्यूचर इवेंट लिमिट इंफॉर्मेशन। यानी फ्यूचर में अगर हमने कोई कंस्ट्रक्शन को डिटेल किया हुआ है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कॉस्ट क्या थी, पहले से हम मतलब पुराना कोई अनुमान हम लगाते हैं 3 पॉइंट्स के द्वारा। मैनेजमेंट की हमारी स्किल होती है कि इसके बहुत लिमिट इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिलती है। ओके, तो ये हमारे कुछ पॉइंट होते हैं। इसके 3 सिनेरियो भी बताए गए हैं, जो मोस्ट लाइकली है, ऑप्टिमिस्टिक है और पेसिमिस्टिक होती हैं, रेंज होती हैं। उनको क्या करते हैं, हम एक सीरीज में अरेंज करते हैं और फिर इसका क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, इसके जो दोस्तों लेक्चर और भी है, हम धीरे धीरे क्या करेंगे, सारे कवर करेंगे। दोस्तों हम बात करते हैं कि फंड क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आप फंड का जो कॉन्सेप्ट है, पहले ये देखते हैं आया कहां से। अगर हम देखें, हम कोई बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, भाई ठीक, हमने बिजनेस स्टार्ट किया, बट लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है। ठीक है, अब जब हमारे पास पैसे इतने ज्यादा नहीं है, तो हमने क्या किया, या हमने सरकार से लोन लिया, या कोई बाहर का बंदा आ रहा है, कोई हमारा पार्टनर है, वो इसमें साझा कर रहा है। एक तरीके के यहां पे एक क्या कर अपना वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अपना पैसा लगा रहा है। वो जो पैसा लगा रहा है वो एक तौर पे क्या कर रहा है, फंड के तौर पे हमें क्या हो रहा है, मिल रहा है। ठीक है, तो यानी हमें जो बिजनेस पे पैसे की जरूरत होती है, वो एक फंड का एक प्रोसेस है हमारा, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि उस जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हमारी कंपनी पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसका हमें क्या करना पड़ता है, कुछ प्रॉफिट देना पड़ता है। कि भाई अब जो कोई सबका मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। अब वो क्या कर रहा है, अपने पैसे कोई पैसे लगा रहा है और उसी पैसे से भी क्या कर रहा है, अर्निंग कर रहा है। ठीक है, तो ये फंड का कॉन्सेप्ट होता है। क्योंकि अभी जैसे कि हमने पढ़ा था कॉस्ट एंड एस्टिमेशन, तो यहां से ये चीजें निकल के आती है कि भाई हमें कोई बिजनेस करना है, हमें रिक्वायरमेंट है, पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो जो मनी की रिक्वायरमेंट है वो आएगी कहां से, बिजनेस को हम कैसे स्टार्ट करेंगे। अब कोई बिजनेस, इतना बड़ा बिजनेस, हमारे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है, बट हम क्या कर रहे हैं, सबसे ले रहे हैं। अब लेने का मतलब वो एक फंड के रूप में ले रहे हैं। ठीक है, तो जो हम पैसे ले रहे हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा, पार्टनर के द्वारा उधार ले रहे हैं, बैंक से ले रहे हैं, डोनेशन है, या फिर हमारी क्राउड फंडिंग है, जो इंटरनेट के द्वारा कई सारे होते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वो सारा चीज हमारा जो इंक्लूड होता है, वो हमारा फंड से कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। तो बात कर रहे हैं इसके इंटरनली कुछ पार्ट के बारे में कि क्या क्या कहती है, इसकी डिफिनेशन क्या कहता है। ठीक है, तो फर्स्टली जो दोस्तों मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है फंड से रिलेटेड, क्या लिखा हुआ है कि फंडिंग रिफर टू द मनी रिक्वायर्ड। यानी जो हमारा फंड है, जो फंडिंग हमारा है, प्रोसेस है, क्या रिफर करता है मनी रिक्वायरमेंट। जो मनी रिक्वायरमेंट होती है स्टार्ट एंड रन बिजनेस, हमें स्टार्ट करने के लिए और बिजनेस को रन करने के लिए। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट आता है फंड से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या करा है कि फंडिंग फॉर प्रोजेक्ट में बी विद ए सिंगल सोर्स थ्रू ए मल्टीपल इन्वेस्टर। या हम जो फंडिंग का हमारा जो सोर्स है, जो हम प्रोजेक्ट में बना रहे हैं, वो हमारा सिंगल सोर्स भी हो सकता है, या फिर हम किसी सिंगल संस्था के द्वारा ले सकते हैं, या फिर मल्टीपल जो हमारे इन्वेस्टर है उस प्रोजेक्ट पे, उस कंपनी पे, वो क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब वो इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, जब वो सेटिस्फाई होंगे, उनकी जो इन्वेस्टर की डिमांड होगी वो मीट करेगी, उसके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग वो चूज करेंगे कि हमें भाई कहां पे इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये होता है मेन प्रोसेस फंड का। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि इट इज ए फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट। वही कह रहा था ना, इन्वेस्टमेंट होता है, इट इज फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी। हम क्या करें, किसी कंपनी पे क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपना पैसा क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। उस प्रोडक्ट को डेवलपमेंट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सेल्स के लिए, मार्केटिंग के लिए, ऑफिस स्पेस एंड द इन्वेंट्रीज। और जो उसमें स्पेस है, ऑफिस इन्वेंट्री है, इन्वेंट्रीज है, तो जो हम पैसा अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फाइनेंशियली, तो वो हमारा क्या है, फंड का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि द मैनी स्टार्टअप चूज टू नॉट रेज फंडिंग। बहुत सारे कुछ ऐसे भी
जो होते हैं, इनके पास भाई पैसा है, बहुत सारा है, तो वो क्या बिलीव करते हैं कि मैनी स्टार्टअप चूज नॉट रेस फंडिंग। वो क्या करते हैं, कोई फंड नहीं रेस करते हैं फ्रॉम द थर्ड पार्टीज। जो हमारी थर्ड पार्टी मतलब क्या, जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो थर्ड पार्टी के रूप में होता है, आर फंडेड बाय देयर फाउंडर्स टू प्रिवेंट द डेबिट्स एंड इक्विटी ऑफ डाइल्यूशन। यानी वो बचते हैं उसके कर्ज से, क्योंकि भाई अब जो ले रहे हैं, जो अभी हम कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको देना तो पड़ेगा ना। वो चाहे डेप्ट के रूप में, कर्ज के रूप में हो सकता है, या फिर हमारा इक्विटी ऑफ डाइल्यूशन के रूप में है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें कर्ज के रूप में देना पड़ेगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इस पर बिलीव नहीं करते हैं कि भाई हम फंड नहीं लेंगे, जो भी हमारे पास पैसा है हम उतने पे क्या करेंगे, बिजनेस को करेंगे, ठीक है। वो बैंक से नहीं लेते ना, तो कोई इन्वेस्टमेंट को मतलब अलाउ करते हैं, उनके पास जो है वो उतने में बिजनेस करते हैं। तो ये होता है, कुछ होते हैं भाई, आपने देखा होगा, ठीक है। बट अगर हम देखें, जो फंड का एक मोस्ट प्रोसेस है, अगर हमें अपनी ग्रो को लार्ज करना है, अपनी कंपनी को बड़ा करना है, अपने ऑपरेशन को अच्छा करना है, तो फंड दोस्तों लेना पड़ेगा, क्योंकि इतना सारा पैसा कहां पे आएगा, हमें कहां आएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस अच्छा है फंड का, भाई हमें लेना चाहिए। कोई प्रोसेस हमें स्टार्ट कर रहे हैं, हमें भी देना चाहिए या फिर लेना चाहिए, वो तुम आपकी मर्जी है। इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी पे या फिर आप ले रहे हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि मोस्ट स्टार्टअप टू रेज फंडिंग स्पेशली एज द ग्रो लार्जर एंड स्किल देयर ऑपरेशन। यानी अगर हमें ग्रो करनी है, कंपनी हमें बहुत ज्यादा आगे बढ़ानी है, तो फंडिंग की स्टार्टअप के लिए हमें क्या होती है, जरूरत होती है, और अपने ऑपरेशन को हम क्या कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। ये तो हो गया दोस्त फंड के बारे में, क्या होता है, किस तरीके से क्या क्या चीजें इसमें आती हैं, कि हम पैसा किस तरीके से लेते हैं, हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कौन कौन से फंड होते हैं, क्या क्या उनके प्रोजेक्ट है, उसके बारे में बात करते हैं कि हम किस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब, जो हम पैसा ले रहे हैं, अब वो किस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके बारे में, कि डिफरेंट टाइप ऑफ फंड, कौन कौन से टाइप के फंड होते हैं फॉर द स्टार्टिंग प्रोजेक्ट, जब हम एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा अच्छा है गवर्नमेंटल ग्रांट। अभी गवर्नमेंटल का मतलब समझ में आता है, सरकारी से है। अभी गवर्नमेंटल ग्रांट क्या होता है, जो फंड के तौर पे, इसमें होता क्या है, देखो दोस्तों, ग्रांट इज ए सम ऑफ मनी बाय ए गवर्नमेंट और अदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए पार्टिकुलर पर्पस। यानी एक पार्टिकुलर पर्पस के लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी मनी इकट्ठा करते हैं, वो हमारे गवर्नमेंट से हम ले रहे हैं या फिर अदर ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे हैं, तो वह हमारा होता है गवर्नमेंटल ग्रांट। ये हमारा होता है फंड का प्रोसेस, टाइप ऑफ फंड होता है जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंटल ग्रांट। अब आता है फंड बाई पार्टनर। अब भाई फंड बाई पार्टनर में क्या है, वो क्या करेगा, जो कंपनी होगी, एक कंपनी होगी, जो हमारा पार्टनर होगा। भाई अब क्या है, एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, हम तो थे अकेले, हमने क्या किया, यहां पे कई सारे पार्टनर बना लिए, उनको शेयर होल्डर बना दिया। भाई अब वो किस तरीके से कंपनी पे शेयर कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये होता है फंड बाई पार्टनर, की वो फंड अपना क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो मैनेज द कॉस्ट बाय शेयरिंग बिल्डिंग्स। देखा होगा आपने, बहुत सारी इमारतें बनती हैं, तो उसमें बहुत सारे जो पार्टनर होते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर उसके बाद उनको क्या करना, एक डेबिट के रूप में, कहते हैं डेब्ट के रूप में पैसे मिलते हैं, कर्ज के रूप में, ठीक है। इक्विपमेंट हो गया हमारा, एक्सपर्टाइज हो गया, एंड हमारे वर्क होल्डर्स होते हैं, तो ये होता है फंड बाई पार्टनर, जो पार्टनर से हम फंड लेते हैं। अब आता है कि बारोड मनी। बारोड मनी का मतलब उधार से। उधार से कैसे, बारोइंग मनी एक क्या है कि हमने क्या किया, बैंक से क्या किया, उधार लिया मनी के रूप में, और हमको क्या करना पड़ेगा, रीपे द लोन, और उस लोन को क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। सपोज दैट हमने एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, अब हमारे पास पैसे नहीं है दोस्तों, अब हमारे पास पैसे नहीं है तो प्रोजेक्ट को बंद थोड़ी ना कर देंगे। अब क्या करेंगे, कहीं ना कहीं पैसे से जुगाड़ करेंगे। सपोज दैट हमने पार्टनर से मांगा, भाई पार्टनर भी नहीं दे रहा है, ठीक है। अब हमने गवर्नमेंट से अलाउ किया, फिर भी हमारे नहीं हुआ, तो हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से उधार ले रहे हैं। अब वो हम अपने दोस्त से ले रहे हैं या फिर हम किसी बैंक से ले रहे हैं, एक लोन जिसे हम कहते हैं ना, लोन लेते हैं। तो वही होता है कि कह रहा है कि बारोन मनी कैन बी द ऑप्शन इफ योर प्रोजेक्ट कैन रीपे द लोन, और उस लोन को क्या करना पड़ता है, हमें चुकाना पड़ता है, फिर वो भरना पड़ता है, ठीक है। इन्वेस्टर फंड्स। इन्वेस्टर फंड्स में क्या होते हैं, हम कोई कंपनी स्टार्ट किया, अब बाहर के लोग आ रहे हैं, इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस पे क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट बढ़ रहा है। अब जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इनका भी हमें क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा एज ए प्रॉफिट के तौर पे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि पुट देयर फंड इनटू द प्रोवाइडिंग देयर प्रिविलिक्योरिटी रिटर्न टू द प्रॉफिट, और उनको प्रॉफिट के तौर पे हमें क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। डोनेशन। डोनेशन में क्या होता है, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हम काम स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको वो काम अच्छा लगता है। सपोज दैट हम डोनेशन के तौर पर, आपने देखा होगा कि हम कोई संस्था है,
वो काम कर रही है, तो कुछ लोग डोनेशन करते हैं, वो भी एक फंड के रूप में होता है, बट उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। ये एक अच्छा प्रोसेस माना जाता है कि कोई कम्युनिटी है, ठीक है, अब कोई कम्युनिटी है तो वहीं तो आदमी डोनेशन करेगा, ऐसे तो कोई कंपनी पे करेगा नहीं, है ना। तो एक डोनेशन का प्रोसेस होता है। आता है क्राउड फंडिंग। अब क्राउड फंडिंग में क्या होता है? क्राउड फंडिंग में क्या होता है ना, लोग जो है ना यूज द इंटरनेट टू कनेक्ट विद द पोटेंशियल फंडिंग, यानी इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस पे वेबसाइट पे या फिर कोई हमारा जो प्रोसेस है या फिर प्रोजेक्ट है, वह कंपनी है, उस पर नेट के द्वारा क्या करते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर क्या करते हैं, उसमें इंटरनेट के द्वारा जुड़े होते हैं, फंडिंग करते हैं, और फिर उनको क्या करता है, वो जो फंडिंग से उनको प्रॉफिट मिलता है वो उन्हें रिटर्न होता है। रिवेन्यू फंड। अब ये रिवेन्यू फंड में क्या होता है, अब रिवेन्यू फंड एक करें कि हमारा जो एक बैंक होता है, गवर्निंग रेवेन्यू, कंजर्विंग द केस आर इफेक्टिव वे टू इंप्रूव द बैंक बैलेंस एंड सपोर्ट प्रोजेक्ट फाइनेंशियली। यानी अगर हमें लेना है, पैसे लेने हैं, तो बैंक के द्वारा हम बैलेंस में कुछ ले सकते हैं और हमारे प्रोजेक्ट के लिए सफिशियंट होता है, बाद में हमें दोस्तों पे तो करना पड़ेगा। अब आता है सेलिंग अप। सेलिंग अप से क्या मतलब है? सेलिंग अप से मतलब देखो क्या है कि हमने कोई प्रोजेक्ट तो लिया, अब भाई हम क्या कर रहे हैं ना, अपनी कंपनी को बेच रहे हैं। यार वर्ड तो बेकार लग रहा है, कंपनी बेच रहे हैं, बट कभी कभी होता है, देखो आपने देखा होगा आजकल जो ट्रेडिंग चल रहा है, हम किसी प्रोडक्ट को लेते हैं, भाई हमने 10 रुपए में लिया, अभी 10 रुपए में लिया, और सपोज इट हमें 2 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, हमने क्या किया 12 रुपए में उसको बेच दिया, तुरंत बेच दिया, है ना। तो एक ये क्या है कि जो हमारा साउंड ड्रेस्टिक साउंड है, बट हम क्या करते हैं एक अदर वे में, एक राइट समटाइम हम देखते हैं, कुछ अच्छे मौके देखते हैं जो अपने प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, अलाउ करते हैं कि भाई हम इसको बेच रहे हैं, दूसरे के हाथ पे दे रहे हैं, अब दूसरा कोई इसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, जैसा कि हमें प्रॉफिट मिलता है। तो ये हमारे टाइप ऑफ फंड होते हैं जो प्रोजेक्ट को हम स्टार्टअप करने के लिए हेल्प होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन कौन से इसमें सोर्स होते हैं, ठीक है, सोर्स ऑफ फंड के बारे में, ठीक है, कि कौन कौन से सोर्स हैं जो हमारे फंड से रिलेटेड है, कौन कौन से सोर्स हैं। तो पहले जान लेते हैं सोर्स का मतलब क्या होता है। कि सोर्स ऑफ फंड रिफर टू द ऑरिजिन ऑफ द पार्टिकुलर फंड, एनी अदर मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट विच द सब्जेक्ट ट्रांसलेशन बिटवीन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड कस्टमर्स। यानी जो सोर्स ऑफ फंड हम कहां से सोर्स ले रहे हैं, वो हमारा गवर्नमेंट हो सकता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो सकता है, या फिर हमारा कोई कस्टमर हो सकता है, जो हम फंड ले रहे हैं वही हमारा सोर्स ऑफ फंड होता है, इसे हम कहते हैं SOF, ठीक है। अभी कितने टाइप के होते हैं, इनके टाइप के बारे में बात करते हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो इसका दोस्तों 3 टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है। ऑन द बेसिक ऑफ पीरियड, टाइम के अकॉर्डिंग, भाई हम कितना टाइम तक किस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऑन द बेसिक ऑफ ओनरशिप, हम भाई किसी कंपनी में क्या चाह रहे हैं, पार्टनरशिप चाह रहे हैं, ओनरशिप चाह रहे हैं, ठीक है। ऑन द बेसिक ऑफ द सोर्स ऑफ द जनरेशन, उसके सोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि उसके क्या क्या प्रोडक्ट हो रहे हैं, उसके सोर्स क्या क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग 3 टाइप के हैं। अब बात करते हैं तीनों का अलग अलग। जैसा कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कि ऑन द बेसिक ऑफ पीरियड, इसके 3 टाइम है। एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है मीडियम टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। किसी भी कंपनी में हम क्या करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, भाई फंड लेना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट के ना कई सारे तरीके हैं जो टाइम पे डिपेंड करते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी कुछ बैंक में हम क्या करते हैं, अपना जाके पैसा देते हैं, भाई हर महीने में क्या करना है, 500 रुपए देना है। अब एक टाइम पीरियड के बाद क्या है, ये हमें जो पैसा एक इंटरेस्ट के रूप में हमें मिल जाता है कि भाई हमें इतना पैसा मिल गया है, बट इनका क्या सबका टाइम होता है ना। तो वही चीजें यहां भी होती हैं एक तरीके से, कि अब देखो हम जो बैंक में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो तो बैंक की क्या, बैंक की प्रॉफिट बढ़ रहा है और हमारा प्रॉफिट हो रहा है। हम जो बैंक को पैसा दे रहे हैं ना, वो एक इन्वेस्टमेंट है हमारा है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ये होता है लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म में क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म में हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो हम फंड करते हैं, ये 5 ईयर होता है, मोर देन 5 ईयर के लिए हम रखते हैं, ये टाइम के अकॉर्डिंग ओनली बस बताया गया है। मीडियम टर्म में क्या होता है कि मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 5 साल से कम होना चाहिए, तो हमारा मीडियम में आता है। अगर हम शॉर्ट टाइम की बात करें, शॉर्ट टाइम में दोस्तों कोई इसका टाइम नहीं होता है, बस 1 ईयर के लिए हम देखते हैं कि हमें भाई कोई इसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है। तो ये होता है कि ऑन द बेसिक ऑफ ए पीरियड, ठीक है। अब आता है कि ऑन द बेसिक ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के अकॉर्डिंग क्या है, 2 टाइप के हैं, एक होता है ओनर्स फंड, एक होता है बारोड फंड। अब ओनर फंड में क्या होता है, जो हमारे फंड है, यानी जो हमारा ओनर होता है, इस एक तरीके से कि हमने जो फंड दिया हुआ है, फंड जो हमारा
रिलेट कर रहा है उस बिजनेस से कि हमारा जो पार्टनर है, जो स्टेक होल्डर है, हम जो कंपनी में है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पार्टनरशिप एक तरीके से चाहते हैं, ओनरशिप चाहते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब वो कितने टाइम के लिए, इसमें टाइम का कोई मतलब नहीं होता, हमें प्रॉफिट से मतलब होता है। तो ये हमारा होता है ओनर्स फंड्स। अब बारो फंड्स में क्या होता है, हम यहाँ करते हैं एक तरीके से लोन के रूप में उधार देते हैं ना, हम क्या करते हैं किसी से कर्ज लेते हैं, तो ये हमारा होता है बारोड फंड। अब ये किस तरीके से हम इस पे लोन दे रहे हैं, वो प्रॉफिट का अलग सा वो है कि हम बताया गया है कि बारोड फंड हमारा होता है, ठीक है। ऑन द बेसिक ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन, इसमें एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल क्या और क्या होता है, देयर आर टाइप ऑफ फंड आर जनरेटेड इनसाइड द बिजनेस, यानी जो हमारा इनसाइड का बिजनेस का टर्म जो प्रोडक्ट है, वहां पे हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हमारा इंटरनल होता है सोर्स ऑफ जनरेशन। जो वहां से प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है उन पे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इंटरनल के अंतर्गत आता है। और हमारा जो एक्सटर्नल सोर्स होता है वो कह रहा है कि जो आउटसाइड पे, आउटसाइड का मतलब कैसे गए, जो ऑर्गेनाइजेशन पे हमने क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया, सोर्स किया, ठीक है, सप्लायर के तौर पे, लेंडर है, इन्वेस्टर्स हैं, तो ये सारी चीजें हमारी आती है एक्सटर्नल सोर्स के अंतर्गत। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा फंड क्या होता है, इसके सोर्स क्या होते हैं और इसकी क्लासिफिकेशन टाइप्स किस तरीके से डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कि कैपिटल बजटिंग हमारा क्या होता है, ठीक है। देखिए हमारा कैपिटल बजटिंग होती क्या है और ये डिफिनेशन क्या कहती है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं और इसके एडवांटेज क्या है और इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो कैपिटल बजटिंग क्या होती है कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन ए लॉन्ग टर्म असेस्ड, यानी क्या है कि मतलब कैपिटल हमारा जो बजटिंग होता है एक तरीके का हमारा प्रोसेस होता है जो हमें बताता है कि हमें इन्वेस्टमेंट कहां करना है, हमें डिसीजन मेकिंग एक तरीके से बनाता है कि अगर हमें कोई लॉन्ग टर्म के लिए किसी इन्वेस्टमेंट करना है, किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, किसी बैंक में करना है, तो वो सारा जो डिसीजन है वो हमें कैपिटल बजटिंग बताता है। एक तरीके की हमारे डिसीजन मेकिंग होता है, इवेल्युएट करता है उसके कॉस्ट एस्टिमेशन को, ठीक है। सेकेंड कह रहा है कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ डिसीजन वेदर आर नॉट इन्वेस्ट इन ए पार्टिकुलर प्रोजेक्ट एज ऑल द इन्वेस्टमेंट पॉसिबिलिटी में नॉट बी रिवार्डिंग। और हमें यह भी बताता है ये कैपिटल हमारा बजटिंग कि जो भी हम डिसाइड करें कि हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, नो टू इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर हमारे इन्वेस्टमेंट की हमारी जो पॉसिबिलिटी है मे नॉट बी रिवार्डिंग, वो हमें क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं वो हमें प्रॉफिट नहीं देगी, रिवार्ड नहीं देगी। तो ये सारा हमें कैपिटल बजटिंग के द्वारा हमें पता चलता है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, ठीक है। इन्वेस्टर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, देखो सबका एक प्रॉफिट गेन करना ही होता है, हर इन्वेस्टर चाहता है कि हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं जो हमें उससे क्या हो, प्रॉफिट मिले, ठीक है। तो यह एक प्रोसेस होता है हमारा कैपिटल बजटिंग, तो ये बताता है कि जो भी हम इन्वेस्ट करेंगे उस पर हमें प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हमें प्रॉफिट जो हमें किस तरह से मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा या हमें क्या करता है कैपिटल बजटिंग बताता है। सेकंड है कि कैपिटल बजटिंग आल्सो रिफर टू द टोटल प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग, क्या करता है कि जो हमारा टोटल प्रोसेस है जो हम जनरेट कर रहे हैं, इवेल्युएट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, अब फॉलोइंग अपॉन द कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी जो हम इस पे खर्च कर रहे हैं वो सारी चीजें क्या करती है इसमें कैलकुलेट होती हैं कि हमारा जो प्रॉफिट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। कैपिटल बजटिंग इज आल्सो नोन एज ए इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग। क्या कह रहा है कि जो हमारा कैपिटल बजटिंग होती है एक तरीके की क्या है, इन्वेस्टमेंट हम जो कर रहे हैं ये डिसीजन मेकिंग होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन, यानी जो हम एक्सपेंड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, वो डिसीजन मेकिंग है या नहीं है, उसकी प्लानिंग कैसी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड एनालाइजिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी और जो पूंजी है हमारी कैपिटल पूंजी है जो हम खर्च कर रहे हैं वो एनालाइज करके हमें देता है। ये कैपिटल बजटिंग का मेन वर्क होता है, ठीक है, एक प्रोसेस होता है। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स आर द इनवेरिएबल यूज्ड इन आर टाइप ऑफ द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम द परचेज ए न्यू प्राइस ऑफ ए मशीनरी टू होल फैक्ट्री, यानी स्टार्टिंग से लेके जो हमारा न्यू कोई मशीन है, स्टार्टिंग से लेके होल फैक्ट्री तक हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है कि कैपिटल बजटिंग कि हमें जो टेक्निक है हमारी वेरिएबल टेक्निक हम अपना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट हमारा सही है या नहीं है, उसको क्या करते हैं एक तरीके से इवेल्युएट करके देता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं,
ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव देखें तो यहां से आप ऑब्जेक्टिव को भी समझ सकते हैं, टू इंश्योर द सिलेक्शन ऑफ ए पॉसिबल प्रॉफिटेबल कैपिटल प्रोजेक्ट। ये इंश्योर करता है कि हम जो सिलेक्शन कर रहे हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, तो हमारा जो प्रॉफिट हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा उस कैपिटल प्रोजेक्ट के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि टू मेक द एस्टिमेशन ऑफ ए कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द बजट पीरियड टू सी दैट द बेनिफिट ऑफ कॉस्ट में बी द मेजर्ड इन टर्म ऑफ कैश फ्लो। यानी ये एक मेजर्ड करता है कि हमारा जो बेनिफिट है, जो हम कैपिटल एक्सपेंडिच कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं ड्यूरिंग द बजट के द्वारा उस पीरियड, टाइम ऑफ पीरियड पे, वो हमें कॉस्ट क्या करेगा, मेजर करेगा, और हमें उस कैश फ्लो हमें हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये हमें क्या करता है, कैपिटल कॉस्ट बताता है। एक तरीके की क्या इसका ऑब्जेक्टिव होता है। टू गारंटी मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट बाय द एलोकेटिंग द अवेलेबल बजट। उस अवेलेबल बजट में हमें क्या पड़ेगा, मैक्सिमाइजेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा प्रॉफिट के द्वारा, या हमें क्या करता है, कैपिटल बजट बताता है। ठीक है। अब जान लेते हैं इसके एडवांटेज क्या है, इसका फेज क्या होता है। देखो फेज में क्या है, हमें देखना पड़ता है पहले कि अगर हम कोई भी कैपिटल बजट या फिर हमारा कोई भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले इस प्रोजेक्ट के जो प्लानिंग है, इसकी क्या प्रोसेस है, ये लॉन्ग टर्म तक चलेगा कि नहीं चलेगा, तो ये सारा हम क्या करते हैं, हमारा फेज होता है कि वन बाय वन फेज हम क्या करें, पहले इसको पढ़ें, तब क्या करें, हम किसी भी कंपनी में, किसी भी सब में इन्वेस्टमेंट करें। तो पहला हमारा होता है इसमें फेज प्लानिंग। अब प्लानिंग से कि मतलब क्या है, फर्स्टली हम प्लान करेंगे कि जो ये कंपनी है जहां भी हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हमारा एक जो स्टार्टिंग का फेज है जिसे हम कहते हैं प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट, हम देखते हैं कि क्या इसकी प्रपोजल है, इसका फ्रेमवर्क क्या होगा। ठीक है। यानी फ्रेमवर्क क्या होता है, कैलकुलेशन हमारा क्या है, इसका एफर्ट क्या होगा, स्ट्रेटजी क्या होगी, प्रोजेक्ट की अपॉर्चुनिटी क्या है, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, पहले प्लानिंग में देखते हैं कि हमें एक्सपेंड करना है कि नहीं करना है, प्लानिंग होती है। फिर क्या करते हैं, एनालाइजिंग। एनालाइजिंग में क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में हम क्या करते हैं, मार्केटिंग का एनालाइजिंग करते हैं, टेक्निकली एनालिसिस करते हैं, फाइनेंशियली देखते हैं उसको, और इकोलॉजिकल देखते हैं कि उस पर क्या एस्पेक्ट होंगे उस पर, और वो मार्केट पे किस तरीके से इफेक्ट डालेगा। ये हमारा क्या होता है, प्रीलिम्स एक तरीके से सिनेरियो होता है कि हमें ये सारी प्रोसेस करने चाहिए अगर हम कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अब आता है सिलेक्शन। अगर हमें ये प्लानिंग हमने कर ली, एनालाइज कर लिया, तो आता है सिलेक्शन का बात। बट सिलेक्शन में हमारी कई चीजें आती हैं। पहले हमने प्लानिंग कर लिया था, फिर एनालाइज भी कर लिया, फिर सिलेक्शन हमारा है, फाइनेंसिंग है, फिर इम्प्लीमेंटेशन है, फिर रिव्यू है। यानी जब हम सारी प्रोसेस को कर लेंगे तब हम जज करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, वैल्यू देखेंगे कि हमारा जो सिलेक्शन है वो सही है कि नहीं है उस प्रोजेक्ट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। अब आता है कि फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि अब जब हम आफ्टर चूजिंग द प्रोडक्ट के बारे में जब हमने प्रॉपर कर लिया है कि जो हमारा फाइनेंसिंग है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी किस तरीके से है, उसमें कोई रिस्क तो नहीं है, जो इनकम हम लगाएंगे वो हमें मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, टैक्स की क्या पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि हम कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है उसमें टैक्स भी लगता है। ठीक है। तो ये हम जितना जो भी हमें देखना है उसके इन्फ्लुएंस हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर को करेगा उसके अकॉर्डिंग हमें फाइनेंसिंग कंडीशन उस पर देखनी पड़ती है कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कहीं वो हमें लाभ देगा, प्रॉफिट देगा या नहीं देगा। इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या है, उस पर नए नए जो एक तरीके से हमारी प्लांट है, वो प्रोजेक्ट है, वो डिजाइनिंग है, वो इंप्लीमेंट होगी कि नहीं होगी डे बाय डे। ठीक है। कंस्ट्रक्शन कैसा उसका है, ट्रेनिंग इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से है, तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। ठीक है। अब लास्ट में आता है रिव्यू। हमने भाई सारा कुछ तो देख लिया इस पे, तो हमें क्या करना पड़ता है, बाद में रिव्यू करते हैं। हमारा जो लास्ट का फेज होता है, जब हमने रिव्यू कर लिया तो हम देखते हैं उसकी परफॉर्मेंस को वो बेटर है या नहीं है। ठीक है। तो हमारा लास्ट फेज होता है रिव्यू का, जिसमें हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस से कि कोई भी हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है हमारी प्रोजेक्ट की वो सही है या नहीं है। ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं इसमें एडवांटेज की और डिसएडवांटेज की, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसके एडवांटेज किस तरीके से होते हैं। अब पहला हमारा जो एडवांटेज है, इवैल्यूएट करना एंड इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी हम कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे तो क्या करेंगे, पहले इवैल्यूएट करते हैं हम भाई कि देखते हैं, हम देखते होगा आपने आजकल मार्केटिंग का बहुत रेट लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं इन्वेस्टमेंट करने के पहले कि उसकी भाई जो की टूल है कैपिटल बजटिंग इज ए की टूल यूज्ड। ये हमारा क्या होता है, की टूल
एक तरीके का हमारा की टूल है यूज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द इवल्यूएशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। जो हमें क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका इवल्यूएशन क्या करता है, अच्छी तरीके से करता है। तो ये एक एडवांटेज हमारा कैपिटल बस्टिंग का। टेक द डिसीजन रिगार्डिंग द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और हमें डिसीजन देता है कि हम जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हमें लाभ देगा या नहीं देगा। ये सारी चीजें हमें यहां से पता चलती हैं। ये इसके क्या एक तरीके के एडवांटेज है। आइडेंटिफाई रिस्क, जो भी इसमें रिस्क होंगे काम करने के, लॉसेस के, हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, लॉस है उसके रिस्क है, ये भी हमें क्या करना इजिली यहां से डिफाइन हो जाता है। और हमें देखते हैं कि जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो पहले से हम कंपेयर करते हैं कि हमारा रिटर्न हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा उस बिजनेस की ग्रोथ के अकॉर्डिंग। चूज द इन्वेस्टमेंट विजली। अब इसमें क्या है, हम अपने अकॉर्डिंग यहां देख सकते हैं। जब हम सारी चीजें देख चुकते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है लास्ट में कि हम भाई जहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिस प्रोजेक्ट के ऊपर, वो प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। तो हम अपनी इच्छा के अनुसार किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उस लॉन्ग टर्म के लिए। जो हमें प्रॉफिट देगा हम उसी में वही में इन्वेस्टमेंट करेंगे। एवॉइड ओवर एंड अंडर इन्वेस्टमेंट। एवॉइड ओवर और अंडर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है यहां, कि हम देखते हैं कि जो भी हम भाई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो रिटर्निंग हमारी अच्छी होगी कि नहीं होगी, और जो लॉसेस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, एवॉइड करते हैं। और इस पे हम बेटर और करने के लिए क्या करते हैं, जो भी हमारा पुराना डाटा है उसके अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्टिव्स के जो भी है वो देखते हैं अकॉर्डिंगली, कि हम जो पहले हमारे भाई रिस्क हो चुके हैं उनको हम क्या करें, एवॉइड करें। मैक्सिमाइजेशन शेयर होल्डर वेल्थ। यहां क्या करते हैं कि हमारा कह रहा है कि कैपिटल बस्टिंग एसेट्स इज मैक्सिमाइजेशन शेयर होल्डर ओवरऑल द स्टेक होल्डर। जो भी हमारे शेयर होल्डर है वो मैक्सिमाइजेशन, उनको वेल्थ मिले, अच्छा उनका प्रॉफिट हो। और हम क्या करते हैं इसमें कंपेयर करते हैं, डिप्लॉय देयर फंड्स इन मोस्ट इफेक्टिव वे पॉसिबल देयर अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट, और उनको क्या करे ह्यूज प्रॉफिट हो। कंट्रोल प्रोजेक्शन एक्सपेंडिचर। हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं जो भी हमारे प्रोजेक्ट पे क्या खर्च है, एक्स्ट्रा खर्च होते हैं। तो हमें एक तरीके के इन्वेस्टमेंट हमारा जो हो रहा है प्रोजेक्ट पे, जो हमारा फालतू का इन्वेस्टमेंट है वो हम ध्यान में रखते हैं कि भाई कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। ये हमें क्या करता है, बताता है हमारा जो कैपिटल बस्टिंग होती है। एडवांटेज क्या है, इरिवर्सिबल डिसीजन। इरिवर्सिबल डिसीजन का मतलब क्या है कि भाई हमें लॉन्ग टर्म का हमारा डिसीजन होता है, फिक्स डिसीजन है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें रिटर्न नहीं आ सकते। तो ये क्या एक लॉन्ग टर्म का डिसीजन होता है, इसलिए ये इसके डिसएडवांटेज में आता है कि भाई ये एक तरीके का इरिवर्सिबली नेचर है। ठीक है। रिले ऑन एजम्पशन एंड एस्टिमेशन। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक्चुअल में एजम्पशन करते हैं और एस्टिमेशन हम लगाते हैं। तो कभी कभी क्या हुआ भाई, हमारा एजम्पशन अच्छा नहीं हो सकता या भी सही नहीं हो सकता, तो हमें लॉस भी हो सकता है, क्योंकि एजम्पशन उसका क्या है, एस्टिमेशन क्या है, ट्रू नहीं है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज होता है। हाई रिस्क, हाँ भाई ये लॉन्ग टर्म के लिए हम कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हो सकता है बहुत सारा आपने सुना होगा कि भाई हमने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया, पैसा डूब गया। तो ये सारी चीजें यहाँ होती हैं। इग्नोर नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट। अब यह क्या होता है, जो नॉन फाइनेंशियली कंडीशन होती है यहाँ इग्नोर की जाती है। ठीक है। और हम देखते हैं कि हमारा जो कैपिटल बस्टिंग टेक्निक है जो ओनली फाइनेंशियली एस्पेक्ट को मतलब अप्रूव करती है, नॉन फाइनेंशियली एस्पेक्ट से कोई भी इसका डाटा नहीं होता, कि एनालाइज नहीं हो पाता कि इन्वेस्टमेंट हमने जो किया है वो सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट थे जो हमने डिस्कस किया।